सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आवर काइंड ऑफ ट्रेटर के बारे में। ये कहानी है माफिया और जासूसों की, कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हैं, मगर कोई भी किसी से भी कम नहीं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मॉस्को का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक रशियन माफिया को देखते हैं जिसका नाम है निकोलस पेत्रो। अभी वो एक बैंक में आया हुआ है और उसके साथ उसका अकाउंटेंट भी है जिसका नाम है मीशा। मीशा बहुत दिनों से काम कर रहा है निकोलस के लिए, मगर फाइनली उसने निश्चय किया है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा। तब निकोलस उसे लेकर के आया है बैंक में। अब तक उसके जितने भी अकाउंट्स को मीशा देख रहा था उन सबका कंट्रोल वापस लेना चाहता है। मीशा हर जगह दस्तखत करता है और सारे अकाउंट्स का कंट्रोल अब उसके हाथ से जा चुका है। मीशा के साथ यहाँ पर उसकी पत्नी है और उसकी बेटी भी है। निकोलस सबको बधाइयां देता है उनकी नई जिंदगी के लिए और नई शुरुआत के लिए। जल्दी ही वो लोग देश छोड़ करके चले जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग आधे रास्ते में पहुँचते हैं तब एक पुलिस वाला उनकी कार को रुकवाता है और उनसे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में बंदूक निकाल करके वो अंधाधुन इन पर गोलियां चलाता है। तब मीशा और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, मगर इनकी बेटी है ना अभी भी जिंदा है। वो भागना शुरू कर देती है। भागते हुए वो पहुंचती है बर्फीले जंगल के बीचों बीच, मगर ये आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। यहाँ आने के बाद वो उसे भी मार देता है। इसी बीच हमारे सामने मोरक्को का दृश्य आता है। हम पेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कॉलेज प्रोफेसर है और उसके साथ उसकी पत्नी है जिसका नाम है गेल। गेल एक अटर्नी है। इनकी शादी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इनकी शादी टूटने के कगार पर थी। तब इन दोनों ने निश्चय किया कि अपनी शादी को बचाने के लिए ये लोग एक आखिरी वेकेशन पर जाएंगे और वहाँ निश्चय करेंगे कि इन्हें एक साथ रहना है या नहीं। यहाँ दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच जितनी भी उलझने थी वो सारी की सारी ठीक हो जाए। ये लोग यहाँ पर हमेशा एक साथ होते हैं। शाम को ये लोग पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी इनकी नजर पड़ती है बगल वाले टेबल जहाँ पर बहुत सारे रशियंस हैं। ये सारे रशियन में गाना गा रहे हैं। यहीं पर एक आदमी है जो चाकू से शैंपेन को खोलता है और इनकी तरफ देखने लगता है। तभी गेल का फोन बजता है। इस चीज को देखने के बाद पेरी कहता है कि तुम यहाँ पर भी काम कर रही हो। पेरी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक अटर्नी हूँ और मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वहाँ पर भी मुझे कॉल्स आ सकते हैं। इतना कहने के बाद वो फोन लेकर के चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो धीरे धीरे पेरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस आदमी का नाम है डीमा। वो पेरी के पास आता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आकर के एक ड्रिंक ले सकते हो। पेरी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अचानक एक अनजान आदमी उसके पास कैसे आ गया। तब डीमा उससे मजाक करना शुरू कर देता है। वो इतना मजाकिया है कि पेरी को लगता है कि आदमी बहुत ही ज्यादा मिलनसार है। वो चला जाता है उसके टेबल पर बैठ करके ड्रिंक करने के लिए। थोड़ी देर के बाद पेरी कहता है कि तुम एक शानदार आदमी लगते हो। आज रात एक शानदार पार्टी होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी में तुम आओ। पेरी कहता है कि नहीं, तुम शायद बात को नहीं समझ रहे। मैं यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आया हूँ और ज्यादातर समय उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं पार्टी में नहीं आ सकता। डीमा कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे ना नहीं बोल सकते। तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। अपने क्रेडिट कार्ड को बाहर निकालो और बस मुझे एक झलक देखने। अगर मैंने सारे नंबर्स को एक बार में याद कर लिया तब तुम्हें पार्टी में आना पड़ेगा और अगर मैंने एक भी नंबर गलत बताया तो बदले में मैं तुम्हें $5000 दूंगा। पेरी मान जाता है। वो कार्ड को निकालता है और तुरंत रख लेता है जेब। मगर डीमा बहुत ही होशियार आदमी है। उसे सारे के सारे नंबर से एग्जैक्ट याद होते हैं। जैसे ही पेरी इन चीजों को सुनता है अब उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता पार्टी में आने के बिना। वो पहुंच जाता है पार्टी में। ये पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार है। पेरी ने आज से पहले इतनी शानदार पार्टी कभी भी नहीं देखी है। वो इसी पार्टी में खो जाता है। तब डीमा उसे मिलवाता है मरिया नाम की लड़की से। मरिया देखने में बहुत खूबसूरत है। पेरी को देखने के बाद वो उससे बातें करना शुरू कर देती है। ये दोनों चले जाते हैं पूल के पास। मरिया उसे ड्रिंक पिलाती है, उसके बाद कोकीन भी देती है और पेरी कोकीन ले लेता है। तब मरिया उससे पूछती है कि आखिर तुम करते क्या हो। पेरी कहता है कि मैं एक प्रोफेसर। वो कहती है कि तुम क्या पढ़ाते हो। पेरी कहता है पोएटिक्स। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक लेकर के आती। उसके जाने के बाद पेरी यहाँ पर घूमने लगता है। घूमते घूमते वो पहुंचता है बाथरूम में। तब देखता है कि एक टैटू वाला आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो वो उसका बलात्कार कर देगा। तब पेरी जाकर के रोकने लगता है उस आदमी को, मगर ये आदमी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो पीटना शुरू कर देता है पेरी को। तभी यहाँ पर डीमा आता है और अब वो पीटता है इस टैटू वाले आदमी को और उसे कहता है कि ये आदमी हमारा मेहमान है, तुम इसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। डीमा कहता है पेरी को जिस आदमी से तुमने पंगा लिया था वो एक रशियन गैंगस्टर है। अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो तुम्हें जान से मार देता। किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलती। पेरी कहता है कि वो लड़की के साथ गलत कर रहा था इसलिए मैंने उसे पकड़ा। डीमा कहता है कि यही तो तुम्हारी अच्छाई है, यही चीज मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ टेनिस खेलो। पेरी कहता है कि मैं ऑलरेडी बहुत समय बिता चुका हूँ बाहर। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। मैं उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। डीमा कहता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम बस एक मैच खेलेंगे।
और पेरी मान जाता है। जब ये लोग टेनिस खेलना शुरू करते हैं तब यहाँ पर गेल भी आ जाती है और देखने लगती है इन्हें खेलते। तभी उसकी नजर पड़ती है दो बच्चियों पर। वो उनसे बात करने लगती है। बातों ही बातों में दोनों बच्चियां बताती हैं कि उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। ये सुनकर के गेल निराश हो जाती है। तभी हम देखते हैं डीमा को जो इधर ही आ रहा है और उसके साथ साथ पेरी भी है। पेरी गेल को मिलवाता है डीमा से। डीमा गेल की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की ऐसे घटिया टेनिस प्लेयर के साथ क्या कर रही है। ये सब लोग हंसने लगते हैं। तब डीमा अपनी पत्नी से मिलवाता है इन दोनों को, जिसका नाम है टमारा, और गेल को कहता है कि आज रात मेरी बेटी का बर्थडे है, तुम दोनों को आना पड़ेगा। गेल कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे थोड़ा काम है। मगर डीमा को पता है कि इन दोनों को कैसे मनाना है। वो जल्दी इन्हें मना लेता है और गेल ना नहीं कह पाती। रात को जैसे ही पार्टी में आती है, पार्टी देखने के बाद चकाचौंध रह जाती है। आज से पहले उसने भी इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं देखी थी। वो खुश हो जाती है। उसे खुश देखने के बाद पेरी भी खुश हो जाता है। तभी टमारा आती है और ये लोग बातें करने लगते हैं। पेरी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर के आता हूँ। जब वो पहुंचता है काउंटर पे तभी उसके पास मरिया आ जाती है। ये लोग बातें करने लगते हैं। इन दोनों को दूर से गेल देख रही है कि कैसे ये लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तभी मारिया लेकर के जाने लगती है पेरी को और इस चीज को गेल बड़े ही ध्यान से देखती है। उसे शक होने लगता है इन लोगों पे। मगर अब मारिया लेकर के आती है पेरी को छत पे, जहाँ पर डीमा उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ आने के बाद डीमा उससे कहता है कि क्या तुम ओरी के बारे में जानते हो। पेरी कहता है कि नहीं। डीमा कहता है कि ओरी को तुम माफिया समझ सकते हो, लेकिन रेस्पेक्टेड, जो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता। मैं ओरी के लिए पैसे संभालने का काम करता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ यूरोप में आया था जिसका नाम था मीशा। मीशा और मुझे इसलिए बुलाया गया था ताकि हम ओरी के पैसों को संभाल सके। ओरी बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया अचानक। इन बातों को सुनने के बाद अब पेरी कंफ्यूज होने लगता है और कहता है कि ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तब डीमा कहता है क्योंकि मीशा मर चुका है। जिन दो बच्चियों से तुम मिले थे वो मीशा के बच्चे हैं और उसे मारा है निकोलस। जल्दी ही मेरा भी वही हश्र होने वाला है। निकोलस मुझे भी मरवा देगा अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो। इतना कहने के बाद वो एक पेन ड्राइव निकालता है और पेरी को दे करके कहता है कि तुम जैसे ही लंदन पहुंचो ये पेन ड्राइव तुम MI6 के एजेंट्स को दोगे। वो कुछ भी पूछे तो बस इतना ही कहना कि ये पेन ड्राइव तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर ने दिया है। वो समझ जाएंगे कि ये मैंने किया है। अब सिर्फ तुम ही मेरी जान बचा सकते हो और मेरे पूरे परिवार की। मेरे सारे लोगों पर नजर रखा गया है। अगर मैंने किसी को भी पेन ड्राइव दिया होता तो लोग उसे मार देते, मगर तुम पर किसी को भी शक नहीं होगा। तुम आसानी से इस पेन ड्राइव को लेकर के यहाँ से जा सकते हो। पेरी भी मान जाता है और पेन ड्राइव को लेकर के चला आता है वापस। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही वो पहुंचता है MI6 वालों के पास और उन्हें यही बात कहता है। तब ये लोग MI6 के एक एजेंट को बुलाते हैं जिसका नाम है हेक्टर। जैसा जैसा पेरी उसे कहता है, हेक्टर सारी बातों को ध्यान से सुनता है और इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लेता है, उसके साथ साथ पेन ड्राइव भी। वो कहता है कि एक बार हम चेक कर लें कि इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है, उसके बाद हम आपको इत्तला करेंगे। अब पेरी और उसकी पत्नी यहाँ से निकल जाते हैं। हेक्टर तुरंत पहुंचता है अपने सीनियर के पास। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि निकोलस इंग्लैंड आया हुआ है एक फुटबॉल का मैच देखने के लिए। और हेक्टर ये सारी बातें बताता है अपने सीनियर को जिसका नाम है बिली। अब ये लोग निकोलस का पीछा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास कुछ नई जानकारियां हैं उस पेन ड्राइव की मदद से। इन्हें पता लगता है कि निकोलस यहाँ के बहुत सारे नेताओं से मिल रहा है जो पूरे इंग्लैंड को चला रहे हैं। उन सबसे उसके ताल्लुकात हैं। यहाँ पर ओरी नाम का भी एक आदमी होता है जो पहले इनका बॉस हुआ करता था। इस चीज को देखने के बाद बिली के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता है कि निकोलस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन चुका है। तब इन्हें पूरी बात पता लगती है। निकोलस प्लानिंग कर रहा है कि वो इंग्लैंड में एक बैंक खोलेगा और उस बैंक से अपने सारे पैसों को लॉन्ड्रिंग करेगा। खास करके जितने भी रशियन बॉसेस के पास पैसे हैं उन सबको ला करके वो इंग्लैंड में रखेगा। अगर उसने ऐसा कर लिया तब उसके साम्राज्य को और बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बिली की हालत खराब हो रही है। वो कहता है कि इसे रोकने में क्या डीमा हमारी मदद करेगा। डीमा के पास ही जानकारियां हैं निकोलस के बारे में। हेक्टर कहता है कि डीमा हमारी मदद करने के लिए तैयार है, मगर उसकी भी एक शर्त है। वो निकोलस के बारे में सारी जानकारियां तभी देगा जब हम उसकी मदद करेंगे और हम उसे ला करके इंग्लैंड का निवासी बनाएंगे और सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और सुरक्षा भी, ताकि हमेशा के लिए वो यहाँ पर रह सके। बिली कहता है कि यह काम बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया को पता है कि डीमा एक क्रिमिनल है और अगर वैसे क्रिमिनल को हमने पनाह दे दी तब पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। सबको लगेगा कि हमारी सरकार करप्ट है, वो अब क्रिमिनल्स को पनाह दे रही है और उसके साथ साथ यहाँ की नागरिकता भी। ये चीज नहीं हो सकती। वो हेक्टर को कहता है कि हमें कोई पैंतरेबाजी लगानी पड़े और ये काम करोगे तो किसी तरीके से डीमा को अपने झांसे, ताकि वो सारी जानकारियां दे दे और हम निकोलस को पकड़ ले। हेक्टर अपने काम में लग जाता है। वो अगले ही दिन पहुंचता है कॉलेज में जहाँ पर पेरी पढ़ाता है और दूसरी तरफ अपने साथी ल्यूक को भेज देता है गेल के पास। हेक्टर पेरी को लेकर के आता है हेडक्वार्टर और ल्यूक गेल को लेकर के आता है हेडक्वार्टर। तब ये लोग पूरी बात बताते हैं कि डीमा जल्दी ही आने वाला है पेरिस एक फैशन शो में, लेकिन वो हमसे एक ही शर्त पे बात करेगा।
अगर तुम दोनों वहाँ पर चलोगे तब। इन बातों को सुनने के बाद अब गेल भड़क जाती है और कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। हम वेकेशन पर गए थे, उसने हमसे मदद मांगी, हमने वो पेन ड्राइव ला करके तुम्हें दे दिया। अब इस केस से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा पीछा छोड़ दो और हमें अपनी जिंदगी जीने दो। हम इस केस के चक्कर में पूरी दुनिया के चक्कर नहीं लगा सकते। इन बातों को सुनने के बाद हेक्टर तस्वीरें दिखाता है मीशा की और उसकी पत्नी और बच्ची की, जिन्हें कितनी बेरहमी से मारा गया है। और ये काम करवाया था निकोलस ने तब जब उसने साइन कर दिया। और कुछ दिनों के बाद ऐसे ही साइन करने वाला है डीमा। जैसे ही उसने साइन किया, निकोलस उसके और उसके परिवार को भी मरवा देगा। सिर्फ यही दोनों डीमा को बचा सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग पिघल जाते हैं और निकल पड़ते हैं पेरिस के लिए। पेरिस आने के बाद जैसे ये लोग घूमते हैं, इनकी मुलाकात हो जाती है डीमा से। डीमा इन्हें देखने के बाद बहुत खुश है। ये लोग बातें करने लगते हैं। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है इमिलियो। इमिलियो इन्हें देख करके कंफ्यूज हो जाता है और पेरी से कहता है कि तुम डीमा को कैसे जानते हो। वो कहता है कि हम लोग आए थे मोरक्को घूमने के लिए, तभी हमारी इससे मुलाकात हुई। बातों ही बातों में डीमा कहता है कि आज ही हम टेनिस खेलेंगे एक साथ, और पेरी मान जाता है। जब ये लोग टेनिस खेलने आते हैं तब सीधा पहुंच जाते हैं चेंजिंग रूम में, जहाँ पर हेक्टर पहले से इनका इंतजार कर रहा है। डीमा तुरंत पेन ड्राइव दे देता है हेक्टर को। फिर ये दोनों चले जाते हैं टेनिस खेलने। इमिलियो और उसके आदमी बाहर ही हैं। किसी को भी अभी तक कुछ भी शक नहीं हुआ। जब तक ये लोग टेनिस खेलते हैं, हेक्टर सारी फाइल्स को देख लेता है। जब ये लोग दोबारा चेंजिंग रूम में आते हैं तब वो डीमा से एक ही सवाल पूछता है कि यूके के कौन कौन से पॉलिटिशियंस इसमें शामिल है और वो कितना कितना पैसा खा रहे हैं। डीमा बताता है कि एक एक पॉलिटिशियन $5 मिलियन ले रहे हैं और ऑब्री ले रहा है $20 मिलियन। ऑब्री इनका बॉस हुआ करता था। हेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन एक ही शर्त पे दे सकता हूँ। ये सारे पैसे जिस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, मुझे वो सारे अकाउंट नंबर चाहिए। मुझे पता है कि ये सारे के सारे पैसे स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। डीमा कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे अकाउंट नंबर्स तभी पता लगेंगे जब मैं साइन करूंगा, और साइन करने के बाद कुछ भी हो सकता है। हेक्टर वादा करता है कि एक बार उसने अकाउंट नंबर दे दिया तब वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उसे सुरक्षा दे सके और उसके परिवार को भी। डीमा कहता है कि वो जल्दी उसे अकाउंट नंबर बताएगा और वो निकल जाता है। दूसरी तरफ जब पेरी और गेल यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उनके पास हेक्टर आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। यह मिशन एक ऑफिशियल मिशन नहीं है। जितनी भी जानकारियां हमें अब तक मिली हैं, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारे गवर्नमेंट ने अभी तक इस मिशन को सैंक्शन नहीं किया है। उन्हें जब तक अकाउंट नंबर नहीं मिलता तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि डीमा के परिवार को कुछ भी हो। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं इलीगल तरीके से उन्हें लेकर के आऊंगा इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि मैंने वादा किया है। अब बस इस बात की उम्मीद रखो कि हमें अकाउंट नंबर मिल जाए और जल्दी से मैं सरकार को इत्तला कर दूं। तुम दोनों की मदद चाहिए होगी। ये दोनों मदद करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन अब डीमा पहुंच जाता है बैंक में। उसे आज ही साइन करना है। यहाँ पर सारे के सारे लोग मौजूद हैं। जब वो साइन करने वाला होता है तब सारे के सारे अकाउंट नंबर्स को याद कर लेता है। नंबरों को याद करने में वो माहिर है। उसके साइन करने के बाद सारे लोग तालियां बजाते हैं कि अब एक एक करके इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ हम इमिलियो को देखते हैं जो सबको बधाइयां देता है और कहता है कि हमें बैंक का लाइसेंस मिल चुका है, हम जल्दी ही ट्रेड करना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हम डीमा के परिवार को देखते हैं। ये सारे लोग म्यूजियम के अंदर आ रखे हैं, वो भी निकोलस के लोगों के साथ। तभी यहाँ पर पेरी और गेल भी आ जाते हैं और यहाँ की लाइट को बंद करते हैं थोड़े समय के लिए। जब गार्ड्स इधर उधर जाते हैं वो बच्चों को लेकर के भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमा को जो जाता है किचन की तरफ। जब निकोलस का आदमी उसके पीछे आता है तब वो उसे भी स्टैब कर देता है और ये लोग भागते हुए पहुंचते हैं हवाई अड्डे पे। अपने बच्चों को देखने के बाद अब डीमा बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि बच्चे उससे पहले निकले थे। यहाँ पर एक प्लेन खड़ा है। प्लेन में बैठने के बाद ये लोग पहुंच जाएंगे यूके, लेकिन इनके टेक ऑफ से पहले इनके पास कॉल आता है बिली का और वो हेक्टर को बताता है कि ऑब्रे ने गेम खेल दिया। उसे पता है कि अगर यहाँ पर डीमा आ गया तब उसे जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए उसने इस केस को ही खत्म करवा दिया और डीमा को भी बैन करवा दिया है यूके आने से। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हेक्टर इन बातों को सुनने के बाद परेशान हो जाता है और डीमा को पूरी बात बताता है और कहता है कि हमारे पास अभी भी वक्त है, हम यूके जाएंगे और लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अकाउंट नंबर्स बताने पड़ेंगे। डीमा कहता है कि मुझे अब तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। अकाउंट नंबर मिलने के बाद तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, हमें मरवा भी सकते हो, मैं तुम्हें अकाउंट नंबर नहीं दूंगा। फिर हेक्टर सोचता है और कहता है कि जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ जाती मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक सेफ हाउस पर भेज रहा हूँ। तुम लोग वहाँ सुरक्षित रहोगे। जैसे ही गवर्नमेंट से मैं सारी चीजों को क्लियर कर लूँ मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा यूके। ये लोग मान जाते हैं। तब पेरी और गेल कहते हैं कि वो लोग भी इनके साथ ही रहेंगे सेफ हाउस पर। सारे लोग जाने लगते हैं सेफ हाउस की तरफ और हेक्टर पहुंच जाता है यूके। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात होती है बिली से। बिली कहता है कि मैंने एक मीटिंग रखी है, मीटिंग में हमें सारे सबूतों को पेश करना पड़ेगा। अब देखते ही देखते अगले दिन मीटिंग की शुरुआत हो जाती है। हेक्टर सारे दलीलों को पेश करना शुरू करता है और कहता है कि डीमा के पास सारे सबूत है। उसे यूके से इसीलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि अगर वो यूके आ गया तो सारे मंत्रियों को तबाह करके रख देगा और ऑब्री को भी। उसे बस एक बार यूके आने दो, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। यहाँ के सारे लोग अपनी दलीलों को पेश करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम शायद इस बात को भूल रहे हो कि डीमा एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता और न ही उसके सबूतों पर। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर निकोलस एक बैंक
खोलना चाहता है और बैंक से यूके की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर बिलियंस ऑफ पाउंड्स आएंगे। इन बातों को सुनने के बाद हेक्टर कहता है कि वो सारे मासूम लोगों को मार करके पैसे लाएंगे, वो पैसे हमारे किसी काम के नहीं। ये सारे लोग सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमा को जो अपनी बच्चियों के साथ खेल रहा है और बाकी लोग टेंशन में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद हेक्टर कॉल करता है पेरी के पास और उसे पूरी बात समझाता है। तब पेरी आता है डीमा के पास, उसे कहता है कि वो लोग सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं, थोड़े समय के बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आएगा और सिर्फ तुम्हें लेकर के जाएगा, मगर तुम्हारा परिवार यहीं पर है जब तक ये टंटा ठीक नहीं हो जाता। एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तब तुम्हारे परिवार को भी यूके बुला लिया जाएगा। डीमा मान जाता है मगर वो माफी मांगता है पेरी से कि उसकी वजह से उसका परिवार भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। वो पेरी को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे परिवार का ख्याल रखना। रात में जब ये सारे लोग सो रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि कुत्तों ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया है। तब सारे लोग जाने लगते हैं बेसमेंट में। डीमा एक बंदूक निकालता है और दे देता है पेरी को। दूसरी तरफ ल्यूक भी इनके साथ है। थोड़ी देर के बाद वो कुत्ता भागते हुए चला जाता है जंगल के अंदर। तब इन्हें पता लगता है कि कुत्ते को मार दिया गया। ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। बेसमेंट में पेरी है बाकी लोगों के साथ बंदूक लेकर के। उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है और लोगों की चीखें भी, मगर थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तब पेरी आता है ऊपर आने के बाद वो देखता है कि ल्यूक घायल पड़ा है। वो कहता है कि हमने 2 लोगों को मार गिराया, बस एक आदमी जिंदा बचा था। वो जंगल की तरफ गया। तब डीमा भी उसके पीछे पीछे गया है। अब पेरी जाने लगता है अंदर जाने के बाद वो देखता है कि एक टैटू वाला आदमी मार रहा है डीमा को। वो उसे नीचे गिराता है और सर पे बंदूक तान देता है, मगर वो गोली चलाता उससे पहले पेरी शूट कर देता है इस आदमी को और डीमा चला आता है ऊपर आते ही वो एक पत्थर से मार देता है इस आदमी को, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये मर गया। अब सब लोग वापस आ चुके हैं बेसमेंट में। डीमा कहता है कि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, मैं अपने परिवार को छोड़ करके लंदन नहीं जा रहा। तब पेरी उसे समझाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, डरने की कोई बात नहीं है, मगर डीमा नहीं मानता। तब उसकी पत्नी उसे समझाती है और वो मान जाता है। सुबह सुबह ये लोग 2 अलग अलग गाड़ियों में निकलते हैं। एक गाड़ी से ये लोग जा रहे हैं हवाई अड्डे पे और दूसरी गाड़ी में पूरा परिवार बैठा है जो जाएगा दूसरे सेफ हाउस पे। हवाई अड्डे के पास पहुंचने के बाद डीमा पेरी को कहता है कि तुम वापस जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, जाकर के बाकी लोगों का ख्याल रखो। इतना कहने के बाद वो उड़ जाता है हवा में और पेरी कॉल करता है गेल को। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग दुखी है। डीमा का पूरा परिवार रो रहा है और गेल भी। जैसे ही सुबह होती है बैंक की ओपनिंग हो जाती है। हर जगह यही खबर चल रही है कि कैसे इन लोगों ने इतने बड़े बैंक को बनाया है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद पेरी डीमा का परिवार को लेकर के आता है लंदन। उनके रहने का अरेंजमेंट करने के बाद वो पहुंचता है हेक्टर के पास। हेक्टर बहुत ही ज्यादा दुखी है। यहाँ आने के बाद पेरी हेक्टर का शुक्रिया अदा करता है कि उसने डीमा के परिवार के आने का अरेंजमेंट किया। फिर वो उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये बॉक्स मुझे डीमा ने दिया था कि मैं तुम्हें दे दूं। बॉक्स खोलने के बाद अंदर उसे एक बंदूक मिलती है। हेक्टर कहता है कि कोई मैसेज नहीं है मेरे लिए। पेरी कहता है कि नहीं, बस इतना ही, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जब हेक्टर बंदूक को चेक करता है तब अंदर उसे एक छोटी सी पर्ची मिलती है जिसपे वो सारे अकाउंट नंबर्स लिखे हुए हैं और सारे लोगों का नाम भी। सबसे पहला नाम लिखा है ऑब्रे का। इन सारे नामों को पढ़ने के बाद हेक्टर मुस्कुराता है कि अब वो डीमा को इंसाफ दिलवाएगा और इन सारे लोगों को बर्बाद कर देगा हमेशा के लिए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।